सभी को नमस्कार। आज हम लोग सांख्य कारिका के जो 19th कारिका है, अ, उसको थोड़ा वापस करीब से देखेंगे और इसकी गहराई में उतरने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ बात हो रही है स्पिरिट की, पुरुष की और आत्मा की। ये कहते हैं कि जो पुरुष है या स्पिरिट है या आत्मा है, वो तीन गुणों की तरह नहीं है। एक दुनिया है तीन गुणों की, जिसको कि हम प्रकृति के नाम से समझते हैं। और राइट। प्रकृति भी दो प्रकार की है। एक वो प्रकृति है जो देखी जाती है, जो व्यक्त है। एक वो प्रकृति है जो अव्यक्त है, जिसको हम देख नहीं सकते। और ये जो अव्यक्त प्रकृति है, ये अनंत है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। ये अनलिमिटेड है। ये समय में भी सीमित नहीं है। ये असीमित है। ये हमेशा के लिए है। और जो व्यक्त प्रकृति है, वो लिमिटेड है। लिमिटेड है एनर्जी में और लिमिटेड है टाइम में। मतलब ये क्रिएट होती है, मेंटेन होती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्रिएट होती है मूल प्रकृति से, मेंटेन होती है प्रकृति के अंदर, और जब डिस्ट्रॉय होती है तब वापस मूल प्रकृति में समा जाती है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि प्रकृति का निर्माण होता है और फिर प्रकृति के अंदर प्रलय आती है। जब प्रलय आती है तब ये प्रकृति लौट के मूल प्रकृति के अंदर चली जाती है। और जिस स्टेट में भी मूल प्रकृति के अंदर जाती है, जो भी भावों के साथ, जो भी रिकॉर्डिंग्स के साथ, वो जब वापस सृष्टि पैदा होती है तो उन्हीं रिकॉर्डिंग्स के साथ इवॉल्व होके बाहर आती है। तो जो भी पास्ट है वो डिसअपियर नहीं होता। पास्ट रिट्रीव होके कंटिन्यू होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इन दोनों में, मूल प्रकृति और प्रकृति में, दोनों में तीन गुण रहते हैं, हमेशा रहते हैं। मूल प्रकृति में तीन गुण समान रहते हैं, तो ओवरऑल किसी गुण का इम्पैक्ट नहीं आता है। सारे गुण डोरमेंट रहते हैं और मूल प्रकृति सोई हुई रहती है। लेकिन जो प्रकृति है, उसमें गुण एक्टिव रहते हैं। और ये प्रकृति कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक रूप धारण थोड़ा करते हैं। थोड़ी देर ऐसे ही बोलते हैं। थोड़ा और कोबरा बोल देते हैं। जब ये प्रकृति अ, सात्विक होती है, तब हमको आनंद और ज्ञान का एहसास होता है। जब ये राजसिक होती है, हमको दुख या एक्शन का अनुभव होता है। और जब ये तामसिक होती है, तब हमको अज्ञानता या नॉन एक्शन। नॉन एक्शन मतलब हैवीनेस, ग्रेविटी, सुस्ती, इसका एहसास होता है। और जब गुण नहीं रहते हैं, तब हमको अपनी आत्मा, अपना पुरुष और अपने स्पिरिट का एहसास होता है। तो ये जो कारिका है, ये यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही है ये कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन प्रकृति एंड नॉन प्रकृति। प्रकृति से हटके जो तत्व है, वो पुरुष है, वो स्पिरिट है, वो आत्मा है। तो उसके बारे में कुछ यहाँ पर आ, ये कारिका डिटेल में समझाती है। पहले तो ये समझाती है कि जो प्रकृति के बाहर है, वो एक्शन के अंदर नहीं हो सकता है। वो एक्शन के बाहर है। तो वो सिर्फ साक्षी है, वो सिर्फ विटनेस है, वो सिर्फ देखता है। या तो वो प्रकृति को मूल प्रकृति के रूप में सोते हुए देखता है,
या तो वो प्रकृति को व्यक्त प्रकृति के रूप में नाचते गाते रोते हंसते थमते हुए देखता है, या तो वो अनंत प्रकृति को देखता है जो कि मूल प्रकृति है, या तो वो एक सीमित प्रकृति को देखता है जो कि व्यक्त प्रकृति है, या तो वो एक ऐसे प्रकृति को देखता है जो कब पैदा हुई और कब खत्म हुई, उसका कोई ना शुरुआत है ना अंत है, वहां टाइम नहीं है, या तो वो ऐसे व्यक्त प्रकृति को देखता है जिसमें समय है, जिसमें जन्म है, जिसमें मृत्यु है, जिसमें समय में बदलाव है। तो ये जो देखने वाला है, ये देखने वाला पुरुष है, ये देखने वाला स्पिरिट है, ये देखने वाली आत्मा है। तो क्योंकि स्पिरिट बाहर है प्रकृति के, तो ये ना पैदा होता है, न ये मरता है, न यहाँ कोई समय है, न यहाँ कोई चित्त है, न यहाँ कोई मेमोरी है, न यहाँ कोई इमेजिनेशन है, न यहाँ कोई नॉलेज है, न यहाँ कोई निद्रा है। पुरुष कभी सोता नहीं, लेकिन प्रकृति आप देखेंगे सोती है। प्रकृति में जीव सोते हैं, प्रकृति में धरती अपने आप में अंधेरे में जाती है। तो प्रकृति हमेशा एक साइकिल से चलती रहती है, लेकिन पुरुष में कोई साइकिल नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, कोई चेंज नहीं है। तो अ, पुरुष एक प्योर विटनेस है, बिना बदलता हुआ बदलते हुए प्रकृति को देखने वाला पुरुष है। और दूसरा, वो अकेला है। अकेला इन द सेंस, पुरुष अपने आप में अकेला है। और जब पुरुष प्रकृति से निकल के आता है बाहर, अगर हम ये मानते हैं कि प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के बंधन में आ जाते हैं और उसके बाद मोक्ष प्राप्त करने के समय पुरुष प्रकृति से मुक्त होके बाहर निकल के आता है, अगर हम ऐसा मानते हैं, ऐसा समझाया जाता है शास्त्रों में, लेकिन सांख्य ये बोलता है कि ऐसा लगता है। हकीकत में पुरुष बंध नहीं सकता। पुरुष क्योंकि बदल नहीं सकता तो वो बंद कैसे सकता है? पुरुष क्योंकि निराकार निर्गुण है, तो उसमें क्या बांधोगे आप? बांधने के लिए कुछ है ही नहीं। तो सवाल फिर ये उठता है कि बंदिश में कौन आ रहा है, फंस कौन रहा है, फ्रीडम में कौन नहीं है? तो जैसे जैसे हम सांख्य के कारिकाओं में आगे जाएंगे, आगे कारिकाएं आएंगी जो समझाएंगी कि फंसी हुई प्रकृति है, और प्रकृति ज्ञान के माध्यम से ज्ञान हासिल करके अपने आप को मुक्त करती है पुरुष से। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि पुरुष मुक्त कर रहा है अपने आप को प्रकृति से। तो हमने एक कारिका पहले देखा कि बहुत सारे पुरुष हैं, बहुत सारे पुरुष हैं, लेकिन ये सारे पुरुष अपने आप में अकेले हैं। अब जैसे मैं मान के चलिए कि एक आत्मा हूं, लेकिन मैं अकेली हूं। मैं अपने अनुसार धरती पे आई हूं, मैं अपने अनुसार धरती से जाऊंगी। तो ये जो अकेला आना, अकेला रहना, अकेला जाना, ये सॉलिटरी है, ये केवल्य है। इसलिए जब मोक्ष मिलता है तो योग में इसके लिए टर्म है केवल्य, और बौद्ध धर्म में भी इसके लिए टर्म है केवल्य का ज्ञान मिल जाना। अपने आप को निकाल के अकेले में पुरुष की हैसियत से रहना, इंडिपेंडेंट होके रहना, फ्रीडम में रहना,
लिबरेट होके रहना। आप लोगों की बात समझ में आ रही है यहाँ तक? कहा ये कोई कुछ समझना चाहता है? और सबको क्लियर है? Yes. ओके। दूसरा, पुरुष जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होती है, उसमें कोई राग द्वेष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें कोई अहंकार नहीं है, उसमें कोई मैं और मेरा नहीं है, उसमें कोई ये भाव ही नहीं है कि मैं ऊंचा हूं, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो 100% न्यूट्रल है। पुरुष का कोई नाम नहीं है, पुरुष का कोई देश नहीं है, पुरुष की कोई योनि नहीं है, पुरुष की कोई जाति नहीं है, पुरुष का कोई बोलना चाहिए कि धरती भी नहीं है, पुरुष का कोई समय नहीं है, पुरुष में कोई गुण नहीं है, पुरुष में प्रकृति की कोई भी चीज नहीं। पुरुष को न तो कोई आकार है, न तो कोई नाम है, न तो कोई रंग है, कुछ नहीं। जो एब्सोल्युटली कुछ नहीं है वो पुरुष है। और जहां कुछ है वो प्रकृति है। अगर वो दिखती है तो वो प्रकृति है, अगर वो नहीं दिखती है तो वो मूल प्रकृति है। अगर वो दिखती है तो वो फाइनाइट प्रकृति है, अगर वो नहीं दिखती है तो वो इनफाइनाइट प्रकृति है। इनफाइनाइट प्रकृति में से फाइनाइट प्रकृति पैदा होती है। तो एक इनफाइनाइट प्रकृति में से कई सारे फाइनाइट प्रकृतियां पैदा हो सकती है। तो जब मैं मेरा पुरुष मूल प्रकृति के करीब आता है तो वो अपने लिए एक प्रकृति पैदा करता है, एक क्रिएशन लाता है। और वो क्रिएशन उसका खुद का अद्भुत क्रिएशन है। जब मेरा भाई पैदा होता है वो अपने लिए अपना क्रिएशन लाता है। वो उसका पुरुष मूल प्रकृति से जुड़ के, मूल प्रकृति को इम्पैक्ट करके अपना क्रिएशन लाता है। तो जैसे सागर में कई बूंदे हैं, वैसे आप ये कह सकते हैं कि मूल प्रकृति वो सागर है जिसमें कई सारे बूंदे हैं। ये एक एक बूंद एक एक यूनिवर्स है, एक एक क्रिएशन है, एक एक ब्रह्मांड है। तो हमको ये क्रिएटेड ब्रह्मांड ही दिखते हैं, हमको ये क्रिएटेड यूनिवर्स ही दिखते हैं। बट सागर हिस्सा है जो हमको नहीं दिखता है, बहुत दूर है हमारी नजरों से। उसकी लहरें हम देख नहीं पा रहे, उसकी पानी की गहराई हम माप नहीं पा रहे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं है, वो है। तो वो इस एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं कि मूल प्रकृति है। और उसमें बदलाव हम देख नहीं पा रहे हैं, उसमें तीनों गुण समान हम मान लेते हैं, क्योंकि वो हमारे इंद्रियों से बहुत दूर है। न तो हमको उस सागर की आवाज आती है, न तो उस सागर को हम छू पा रहे हैं, न तो उसको स्मेल को हम ले पा रहे हैं। किसी भी इंद्री से हम उसको टैप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो सागर है। तो ये सागर जो है, लेकिन जो हमारे इंद्रियों को छू नहीं पा रही है, वो मूल प्रकृति है। और वो सागर जिसको हम छू पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसकी आवाज सुन पा रहे हैं, उसको टेस्ट कर पा रहे हैं, वो पानी मुंह में जाता है तो खारा लगता है, वो व्यक्त प्रकृति है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? जी सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। किसी को नहीं है? ओके।
और ये जो पुरुष है ये नॉन एजेंट है। नॉन एजेंट मतलब इसमें कर्ता भाव नहीं है, इसमें डूअरशिप नहीं है। ये पुरुष अपने आप से, अपने माध्यम से कुछ नहीं बनाता है, कुछ बदल नहीं सकता है। ये सिर्फ एक गवाह है, ये सिर्फ एक दृष्टा है, ये सिर्फ एक सीयर है, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वर है। इसमें एक चेतन तत्व है जो देखता है, जो सुनता है और बाकी इंद्रियों के काम करता है, लेकिन इसमें कोई डूअरशिप नहीं है। प्रकृति के अंदर डूअरशिप है। किसमें डूअरशिप है? अहंकार में डूअरशिप है। कैसे डूअरशिप है? उसको ज्ञान है ऊर्जाओं का, एनर्जीज का, अहम में, और उसमें कर्ता भाव है कारा में, अहम कारा में। तो वो अपने अंदर की एनर्जीज को जानते हुए उसके अनुसार वो काम करता है, वो अलग अलग तत्वों को बनाता है। इसलिए जो क्रिएशन के अंदर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, एवोल्यूशन, ग्रोथ, डिस्ट्रक्शन, जो भी एक्टिविटी है वो प्रकृति के अंदर से आती है। पुरुष में वो एक्टिविटी जनरेट करने की क्षमता ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है, और वो करती भी नहीं है। अभी ये क्लियर है? हम्म। जी सर, क्लियर है। ओके। सर ये स्पेक्टेटर क्या है? स्पेक्टेटर मतलब देखने वाला, दृष्टा। तो सर दृष्टा और साक्षी में कोई डिफरेंस है? साक्षी विटनेस है और दृष्टा देखता है। तो विटनेस बिना देखे विटनेस कैसे बनेगा? तो देखना पड़ेगा। तो सर इसमें संस्कार नहीं बनते ना? संस्कार क्या? विटनेस मतलब दृष्टा बनने में कोई भी संस्कार हमारा नहीं बनता ना? कोई ओके। रिकॉर्ड? ओके। अगर आप प्योर दृष्टा हैं, आप अगर कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम्म, तो आपने जो कहा वो सही है। लेकिन देखने के बाद आप उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं रीजनिंग के द्वारा। आप उसका नाम, आपके मेमोरी में आ रहा है, उसका फॉर्म आ रहा है, उसके नाम की मीनिंग आ रही है, उसके नाम की डिस्क्रिप्शन आ रही है, मतलब पूरा रीजनिंग का, माइंड का फैकल्टी काम कर रहा है। तो वो प्योर दृष्टा नहीं है। प्योर दृष्टा मतलब सिर्फ देखना, उसको आइडेंटिफाई करना नहीं। ये फर्क समझ में आ रहा है, देखना और आइडेंटिफाई करना? यस यस सर। सर। हाँ। यस सर। हाँ, क्या क्या समझ में आता है बताइए। जैसे सर आपने एक बार ये पहले भी हमने उसमें करा था, जो अ, योगी होते हैं वो मतलब सिर्फ देख, हम रीजनिंग माइंड नहीं लगाते, हाँ, क्यों हम है रीजनिंग कैसा माइंड नहीं है, लगाते हैं। क्यों है कैसा है, रंग रूप नाम सब डिटेल में नहीं जाते। हाँ। तब क्या होता है कि सिर्फ जो इंद्री है, सेंसिंग की जो ऑर्गन है या जो सेंसिंग का पावर है, वो काम करता है। हमारी सिर्फ आंख देख रही है। अभी ऐसा समझ लीजिए कि मैं किसी कैमरा के माध्यम से किसी का फोटो खींच रहा हूं, तो कैमरा को नहीं मालूम उस आदमी का नाम क्या है, उसको ये भी नहीं मालूम कि ये आदमी है कि औरत है, उसको ये भी नहीं मालूम कि इसने कपड़े पहने हैं कि नहीं पहने हैं, पहने हैं तो कौन से रंग के पहने हैं। वो आइडेंटिफिकेशन कर ही नहीं पाता है, वो सिर्फ फोटो खींच लेता है। तो वो सिर्फ इंद्री वाला काम है, वो सिर्फ दृष्टा वाला काम है। जब हम प्योरेस्ट फॉर्म में देखते हैं, जब हम उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, जब हम उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, जब हम उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं जनरेट कर रहे हैं,
जब उसको देख के हम कुछ इमेजिन नहीं कर रहे हैं, तो वो जो है वो प्योर सीइंग। या क्लियर? जी सर। ओके, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वो जो अगली कारिका है, 20th कारिका, वो कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति जब पास में आते हैं, साथ में आते हैं। हाँ स्वामी। सर, जो आप बोल रहे हो कि डूअरशिप नहीं है, तो विटनेस करना डूअरशिप नहीं है? हाँ, विटनेस करना डूअरशिप नहीं है। ओनली व्हेन द कॉन्शियस माइंड इज अप्लाइड तभी डूअरशिप है। अदरवाइज दोबारा डूअरशिप, बोलिए। अगर कॉन्शियस माइंड अप्लाई हो रहा है, हम्म। मनस बुद्धि अहंकार के अप्लाई हो रहा है, तभी हम बोलते हैं कि डूअरशिप आ रही है। ओके, आपको याद करना पड़ेगा जो समाधियों की हम लोग बात किए थे, हाँ। सवितर्क समाधि, निर्वितर्क समाधि। हम्म। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं रीजनिंग के माध्यम से, और उसको आइडेंटिफाई करके उसका नाम, उसकी मीनिंग, उसका डिस्क्रिप्शन निकाल रहे हैं, तो हम्म। इसमें भी कॉन्शियस माइंड यूज हो रहा है। हम्म। बट क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो ये प्योर विटनेसिंग नहीं है। हम उस विटनेसिंग के ऊपर भी काम कर रहे हैं। लेकिन जब हम निर्वितर्क समाधि में देखते हैं, तब हम रीजनिंग नहीं लगा रहे, हम सिर्फ विटनेसिंग कर रहे हैं। विटनेसिंग और रीजनिंग दो अलग एक्टिविटीज हैं। विटनेसिंग में हम सिर्फ देखते हैं, दृष्टा है, और उसमें हम एक्चुअली प्रोसेसिंग कर रहे हैं इंफॉर्मेशन की, और उसका मीनिंग डिराइव कर रहे हैं। जब हम प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, जो दिख रहा है उसका मीनिंग नहीं ड्राइव कर रहे हैं, तब तक वो विटनेसिंग है। लेकिन जैसे ही हम उसका मीनिंग ड्रॉ करते हैं, तब वो एक एक्टिविटी हो जाती है, और वो प्योर विटनेसिंग नहीं रहती है। ये निर्वितर्क समझ? समाधि भी तो अहंकार में ही नहीं, अहंकार के, दोबारा बोलिए। निर्वितर्क समाधि भी तो अहंकार के लेवल पे ही लगती है ना? नहीं नहीं, वो मानस के लेवल पे लगती है। पहली दो समाधियां मानस के लेवल पे हैं, उसके वो बाद की दो समाधियां अहंकार वो के बाद की सविचार, एक। हाँ। वो सविचार, निर्विचार। हाँ, ये दोनों अहंकार में है। ओके। और बुद्धि में आपका आनंद है, स आनंद। आनंद। और मूल प्रकृति में आपका ये है, क्या बोलते हैं, अस्मिता समाधि, जिसमें आपका अपने आप का दर्शन होता है। ये समझ में आया अभी? हाँ सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं कि ये जो अ, दोनों पास में आते हैं, एक यूनियन होता है, और इसमें जो जिसमें सेंसेस नहीं है, वो ऐसा लगता है कि उसमें कोई प्रकार का सेंस प्रेजेंट है, या इंटेलिजेंस प्रेजेंट है। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि जब पुरुष और प्रकृति पास में आते हैं, मूल प्रकृति, और जब प्रकृति पैदा होती है, तब प्रकृति के अंदर की बुद्धि हमको इंटेलिजेंट लगती है। लेकिन हकीकत में वो इंटेलिजेंस प्रकृति का नहीं है, वो इंटेलिजेंस पुरुष का है, क्योंकि पुरुष पास में है उसके। और उसी तरीके से, क्योंकि तीन गुण वहां प्रेजेंट हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो न्यूट्रल है स्पिरिट, न्यूट्रल है आत्मा, न्यूट्रल है पुरुष, वो ऐसा लगने लगता है कि उसमें किसी प्रकार का कर्ता भाव भी है।
और वो कर्ता भाव झलक के दिखाई देता है। ये बात समझ में आ रही है, ये वाला तारिका? झलक के मतलब? और देखिए, इसमें दो बातें हैं। जो जिस क्रिएशन में हम हैं, इसमें एक तो इंटेलिजेंस है और एक डूइंग है। मान लीजिए मैं कुछ करता हूं और मेरे में एक इंटेलिजेंस भी है। तो जो मेरी इंटेलिजेंस है वो मेरे पुरुष से आ रही है, और मेरे में जो कर्ता भाव है, जो लोग सोचते हैं कि संजय मनसुखानी कर रहा है, वो संजय मनसुखानी नहीं कर रहा है, वो प्रकृति कर रही है। वो डुअरशिप प्रकृति में है, जो संजय मनसुखानी के शरीर में दिखाई दे रहा है। ये समझ में आया अभी? तो इंटेलिजेंस इज पुरुष एंड डूअरशिप इज प्रकृति। या क्योंकि रजस जो है वो हम्म, उसमें है, प्रकृति और में। प्रकृति में है। और जो देखने की इंटेलिजेंस है वो पुरुष में है। अभी क्लियर है ये? हाँ अभी जी हम सर, लोग क्लियर। क्लियर। अभी हम लोग यहीं रुकेंगे, क्योंकि हमने दो कारिकाएं कवर कर ली हैं। अब किसी को इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है, वरना इसको यहाँ क्लोज करेंगे। किसी का सर कोई क्वेश्चन? हाँ। सर जब हम बोलते हैं कि प्रकृति पुरुष को भोग कराती है, एक्सपीरियंस देती है, हाँ। तो वो एक्सपीरियंस, वो भोग, बाय दैट वी मीन ओनली दृष्टा होना। ओके। पुरुष तो वही कर सकता है। नहीं, ये थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि प्रकृति भोग कैसे कराएगी? प्रकृति भोग कराएगी इंद्रियों को, इंद्रियां कराएंगी मानस को, फिर अहंकार को, फिर बुद्धि को। और पुरुष जो है वो बुद्धि के पर्दे पे देखता है। पुरुष डायरेक्टली जो प्रकृति में हो रहा है उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है, वो पुरुष के माध्यम से देखता है। तो पुरुष कहाँ देखता है? बुद्धि में देखता है। तो जो एक्चुअल एक्टिविटी है वो मानस, अहंकार, बुद्धि में है। लेकिन डिस्टेंस से कौन देख रहा है? पुरुष देख रहा है। अगर कोई दुखी घटना घटती है तो पुरुष को ऐसा लगता है कि वो दुखी हो गया, जबकि हकीकत में वो दूर है उससे। एक गैप है बीच में दोनों। ये अभी क्लियर है? हम्म। हाँ सौम्य? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके। बट हम इतने दूर है ना पुरुष से, तो हम वो क्या बोल रही डिस्टेंस है? तो हम, मतलब हम कनेक्टेड नहीं है ना अपने आप से, तो हमें लगता है कि हम ही दुखी हैं। ओके। वो ऐसा है कि जब भी दुख जनरेट होता है, बुद्धि में जनरेट होता है, लेकिन पुरुष को ये लगता है कि मेरे साथ हो रहा है, जबकि उसके साथ नहीं हो रहा है। ये प्रकृति के अंदर हो रहा है, हम्म। पुरुष प्रकृति के बाहर है। क्लियर है ये? हम्म। ओके, और किसी का क्वेश्चन? क्लोज करें अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो। जी सर। हम्म, यस। चलिए फिर क्लोज थैंक यू। कर। या